नमस्कार, लाइव आए खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। विजयपुर के जख में कुंजवानी तक 6 लेन एक्सप्रेस के लिए मंजूर हुए 1917 करोड़ रुपए। उपराज्यपाल ने किया प्रधानमंत्री नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा। विरोध प्रदर्शन कर रहे और जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज से मिलने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा। जल्द मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। हिंदू मंदिरों को बांग्लादेश में तोड़फोड़ पर भड़के शिव सैनिक। प्रदर्शन कर घटनाओं पर जताया रोष। और नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़गाम पुलिस को मिली कामयाबी। नशीले पदार्थ के साथ साथ नशा तस्कर भी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के तहत विस्तार किए जा रहे विजयपुर के जख से लेकर जम्मू से कुंजवानी तक 6 लेन के लिए केंद्र सरकार ने 1917 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। ये जानकारी सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर पर दी है। इस राशि को भारतमाला परियोजना के तहत जारी किया गया है, जिससे जख से लेकर कुंजवानी तक 6 लेन और कुंजवानी से भगवती नगर चौथे पुल तक 4 लेन मार्ग का निर्माण होगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ही कुंजवानी से लेकर सतवारी तक एक फ्लाईओवर निर्माण का भी प्रस्ताव है और ये फ्लाईओवर जम्मू एयरपोर्ट के भीतर सीधे टर्मिनल तक जाएगा। इससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में विकास की गति तेज करेगा। इससे लोगों को और लोगों की आकांक्षाएं जो है वो पूरी होंगी और उनका जीवन आसान बनेगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए राशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। और जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों से मिलने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा पहुंचे और उनका कहना था कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी मांगे और वो इन मांगों को लेकर आगे भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द इनकी मांगों पर गौर किया जाए, पूरा किए जाए। तो इसलिए आप बात नहीं है। अच्छा, कौन से विभाग में सर? के जो एम्प्लॉइज कश्मीर में थे वो जो उनकी वो कमेटी बनाई गई थी रिकमेंडेशंस के लिए, वो क्या था उसका आज पॉइंट पर चर्चा करें। गाल इस तरह है कि पकड़े मैं इतने बैठे बैठे एलजी साहब कने भी गल की है, गवर्नर साहब कने मेरी गल हुई है कि कमिश्नर सैकटरी जीएडी कने भी गल हुई है। जिहड़ी उन्हें कमेटी बनाई थी ना, जिन्हें रिकमेंडेशन सेंड करनी थी, उनकी रिपोर्ट मंगाई है गवर्नर साहब ने। पहले ही द्विवेदी साहब, एमके द्विवेदी साहब, वो ट्रांसफर हुई है डीओपीटी सेंटर चली है। पीयूष सिंगला साहब वो सेक्रेटरी जीएडी, लेकिन गल है कि वो रिपोर्ट सबमिट उन्हें नहीं की। हूँ अस चाहते हैं ये थ्रू बाद में चाहिए। मैंने विपिन जी को बोला है कि तुरंत जैसे मैंने एलजी साहब से बात की तो सेक्रेटरी जीएडी से कर रहा था, तो उन्होंने कहा साहब मेरे को फोन आ रहा है, तो अगर आप कहें तो मैं एलजी साहब का फोन रिसीव करूँ। तो मुझे लगता है कि इसी पर कि वो रिपोर्ट कहाँ है, पॉलिसी आपकी हम फ्रेम करवाएंगे 100%।
उसमें रूल रेगुलेशन क्या होगा ये एक बार देखना पड़ेगा। में और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कहूँगा, अपनी जस्टिफाइड मांगों को लेकर कश्मीर के अंदर काम करने वाले हमारे जो बहन भाई हैं ऑल रिजर्व कैटेगरी से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं, आज 130 दिन से ये लगातार अपनी मांगें बुलंद कर रहे हैं और इनकी मांगें जस्टिफाइड हैं। चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है वहाँ, ज़िंदगी से प्यारा तो कुछ नहीं ना। और इनकी डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी में अमेंडमेंट करके इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जो कश्मीर के अंदर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। सही बोलते हैं, डर खौफ दहशत के माहौल में आदमी सही तरीके से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज इनके बीच में आया और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है और मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द सरकार हमारे इन भाइयों का बहनों का मसला हल करेगी ट्रांसफ़र पॉलिसी। और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि दिवाली और करवा चौथ का व्रत है और आगे दिवाली आ रही है, तो हमारे इन भाई बहनों की कुछ सैलरी भी अगर रिलीज़ हो जाए तो इनका भी जो है ये पर्व त्यौहार ठीक से निकले। ये कोई खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं, ये खुशी से नहीं बैठे हैं, ये तकलीफ़ में है, परेशान हैं। 15 साल इन्होंने वहाँ सर्विस की है ना, 15 साल की है। इनको आप करगिल भेजो, ले भेजो, संस्कार भेजो, ये जाएंगे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने से गहरा रोष प्रकट किया है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर जारी हमलों पर कड़ा संज्ञान लेने और मंदिरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की है। साहनी ने कहा कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं को और हमारे धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। साहनी ने बांग्लादेश सरकार से मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निपटने और मंदिरों में तोड़फोड़ जैसी नापाक हरकतों पर अंकुश लगाने की मांग की। होश में आओ, होश में आओ, होश को सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, हिंदू मंदिरों को सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आज हमने यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में सक्रिय उन शरारती तत्वों के खिलाफ प्रदर्शन किया है जो लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को वहाँ पर खंडित किया जा रहा है, यानी हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात किया जा रहा है। तो हम वहाँ की जो बांग्लादेश की सरकार है उसको भी चेतावनी भरे लहजों से यहाँ पर जारी करते हैं अपना बयान कि बांग्लादेश सरकार होश में आए। जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, जो उनके नापाक रहा है, उस पर चलने से वो बाज आए। देखिए पिछले साल भी ऐसी ही हरकत हुई थी दुर्गा पूजा के दौरान। इस साल भी नवरात्रे ख़त्म होते ही दशहरे का पर्व अभी ख़त्म हुआ है। वहाँ पर गत शुक्रवार को जो कल का दिन था, गत दिवस, वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर, महाकाली के मंदिर पर मूर्तियों को खंडित किया गया, वहाँ तोड़फोड़ की गई। तो बांग्लादेश सरकार से भी हम अपील करते हैं, मांग करते हैं कि इस तरह के शरारती तत्वों पर जल्द से तत्काल कार्रवाई करते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पर अंकुश लगाया जाए उन पर। देखिए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमें मालूम है कि हिंदू विरोधी भावनाएं, वहाँ पर बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो यहाँ पर भी सक्रिय हैं, वहाँ पर भी सक्रिय हैं और नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमानों के अंदर कहीं भाईचारा कायम रहे, अपना प्रेम बना रहे। तो कुछ ना कुछ ये शरारती तत्व चाहते हैं, वहाँ पर मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और वहाँ पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशे विरोधी अभियान के तहत बडगाम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें नशीले पदार्थ सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा वहां पर एक नाका लगाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति पर संदेह होने के बाद उसे पूछताछ के लिए रोका गया, जिस पर व्यक्ति के भागने के प्रयास को विफल किया गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके बाद पास से नशीले पदार्थ बरामद किए गए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरे मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
जम्मू कश्मीर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ नजरअंदाज किए जा रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने मांग की कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए, उन्हें रेगुलराइज किया जाए और SRO 64 लागू कर उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। SRO 64 रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू। JK गवर्नमेंट LGA काम करो, LGA काम करो। आज 107 दिन हो गए हमारी एजिटेशन के, जो 22 जून से चल रही है। तो हमारी ये 3 मुख्य डिमांडें हैं। पहली तो रेगुलर पार्सी SRO के 64 के तहत हमें रेगुलर किए जाए, और दूसरी डिमांड हमारी 72 महीने का बकाया जो डिपार्टमेंट के पड़ा है वो जल्द से जल्द रिलीव किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी टूटे हुए आज 3 साल के लगभग हो गया है, मगर हमें मिनिमम वेज एक्ट भी नहीं लगाया गया है। 25-30 साल हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिए, बंधुआ मजदूरी की है, और अपना गोल्डन पीरियड हमने दिया है जो हमारी बच्चों की लड़ाई है। 9000 से हम बच्चों का पालन पोषण और एजुकेशन अच्छे तरीके से नहीं दे सकते हैं। हमारी 3 पीढ़ियां ख़राब हो चुकी हैं। एक तो अपना भविष्य, जो दूसरा अपने बच्चों को अच्छी तरीके से हम एजुकेशन ना ही अच्छी तरीके से उनको पालन पोषण कर सके हैं। तीसरा जो अपने बूढ़े माँ बाप को कोई दवाई पूड़ी का बंदोबस्त अच्छी तरीके से ना कर सके। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से, LG साहब से यही डिमांड करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, SRO 64 के तहत किया जाए, ताकि हमें रिलीफ मिले। क्योंकि हम भी हमारे डिपार्टमेंट में जो PHE डिपार्टमेंट में 15% 10% लोग जो पक्के रह गए हैं, आज उनसे वो बड़े ज़ोर से काम लिया जा रहा है। जो 8 घंटे काम करने वाले लोग थे उनको आज 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है। हम भी उनके मुताबिक बराबर काम करते हैं और हमें 9000 दिया जाता है। हम यही डिमांड मांगते हैं क्योंकि जल्द से जल्द हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए और हमें जो 72 महीने का बकाया वेतन वो जल्द से जल्द रिलीव किया जाए। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए गवर्नमेंट को जगाने के लिए, और हम अगली रणनीति ये बना रहे हैं कि सोमवार को हमारी कोर मीटिंग हो रही है, जब सभी डिस्ट्रिक्टों के जो लीड करते हैं लीडर उनको बुलाएंगे और उनके साथ सोच विचार करेंगे कि अगली कार्रवाई क्या करनी चाहिए। अगर उससे पहले हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाती है, नहीं तो दोबारा हम रोडों पे उतरेंगे या किसी प्रशासन का घेराव करेंगे कि हमें अपनी रेगुलर पॉलिसी चाहिए किसी भी कीमत पर। अब डेली बीर जाग उठा है, ये वापस जाने वाला नहीं है। जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं दी जाती, बच्चों समेत रोडों पे निकलेंगे। अगर लाइन एड की प्रॉब्लम होती है तो डेली बीर जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही मीडिया के माध्यम से सब लोगों को बताया है। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेज एसोसिएशन ने आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो वापस कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस करते हैं, और उन्होंने उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की। कश्मीर में हिंदू पली का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीर में हिंदू पली का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीर में हिंदू पली का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बोलो 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 भारत माता की वंदे मातरम। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राहुल भाई तेरे बड़े बलिदान से इंकलाब आएगा, पिंदरू जी तेरे बलिदान से इंकलाब आएगा। कश्मीर में हिंदू पली का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और हम पिछले 149 डेज से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, और हमारी एक ही मांग है कि हमारी जानें बचा ली जाए। कश्मीर में जैसे हालात हैं, रोज़ वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, रोज़ वहाँ पे आर्म्स और एमिनेशंस मिल रहा है, वहाँ पे धमकियाँ मिल रही हैं हम जैसे हिंदूज़ को। तो हमारी गवर्नमेंट से पिछले इतने दिनों से 4 महीने से ज़्यादा हो गया, हमारी इतनी डिमांड है कि प्लीज़ हमारी जानें बचा लीजिए और हमें जम्मू रीलोकेट कर लीजिए, रीअटैच कर लीजिए तब तक के लिए, जब तक के लिए वहाँ पे हालात सही नहीं हो जाते। जब हालात सही हो जाएंगे हम दोबारा काम करने को रेडी हैं, लेकिन जब तक हालात सही नहीं हो जाते हम वहाँ पे दोबारा जाके काम करने को तैयार। मैं पिछले 3 महीने से 149 डेज मैं बच्चा लेके यहाँ बैठी हूँ। मेरा इसका स्कूल 6th क्लास का स्टूडेंट है, और 6th क्लास का स्टूडेंट होने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा घर पे बैठा है।
तो सारे हम लेडीज़ यहाँ बैठे हैं, सब हम पीएम पैकेज वाले परेशान हैं। आज यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की एजुकेशन, जिसके लिए इंसान कमाता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, कुछ कल को बनेगा, और वही बच्चे आज घर में बैठे। क्या करना है उन बच्चों को आगे? हमने इन बच्चों को क्या दिखाना है? कलम नहीं देना हमने इनको, क्या दे हमको? हथियार दे दे, क्योंकि कलम देने के लिए तो हमारी सिचुएशन ही नहीं ऐसी है कि हम कश्मीर में जॉब करें। जब हम दिमाग से शांत नहीं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, क्या संस्कार दें इनको? वहाँ पे हम उस एनवायरनमेंट में हम अपने बच्चे को हम रख नहीं सकते वहाँ पे। और सरकार ने वहाँ पे हमें दर्द मिला गोली का, और यहाँ पे हमें दर्द मिला सरकार की चुप्पी से। इस सरकार की चुप्पी से 149 डेज में हमें इतना परेशान हुए हम कि हमारी सरकार हमारे एक बार भी सुन नहीं सकते कि आखिर हमारा दर्द क्या है, आखिर हम क्या कह रहे हैं सरकार से। एक बार तो कोई आके हमें देख ले, भाई आप सब बैठे हो, क्या कह रहे हो? सड़कों पे बैठे हो अपने घर बार छोड़ के, तो ऐसा क्या हो गया कश्मीर में? ग्राउंड लेवल पे क्या है? वहाँ अपने बड़े बड़े एसी रूम्स में बैठ के सब डिस्कशन करते हैं विस्थापित कश्मीरी पंडित कि ये करेंगे, विस्थापित कश्मीरी पंडित के लिए वो किया जाएगा, कश्मीर फाइल बनी जाती है, करोड़ों रुपए का पैसा उठा जाता है। लेकिन जहाँ कश्मीरी लोगों का दर्द है, विस्थापित कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं सुनता है वो दर्द। कोई नहीं हमारा समझता कि हम यहाँ बच्चे, एक जनरेशन हम तो पहले माइग्रेशन हुई, चलो तब हमारे पास पेरेंट्स साथ थे, आज फिर हमें पीएम पैकेज दिया गया, तब हमारी बाइफर्केशन हुई, हमने अपने फैमिली आदि यहाँ छोड़ी, आदि फिर भी हम काम करते रहे 12 साल तक। अब हमारी जान पे बनाई, अब अगर नौकरी करनी है तो हमें गोली खानी है। हमें ये बात समझ नहीं आती। अब यहाँ आए थे अपनी सरकार से गुहार लगाने की, भाजपा से गुहार लगाने की। हम इतने परसों इतने हम हुए हैं, इतना दुख हुआ है हमें परसों कि अमित शाह जी आए और हमारी एक भी बात, एक सेकंड भी उन्होंने हमें नहीं दिया कि ये लोग पिछले 3 मंथ से अगर बैठे हैं तो क्या बोल रहे हैं। रविवार 9 अक्टूबर को फिजियो हब क्लिनिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि शिविर का आयोजन डॉक्टर ज्योति महाजन चौधरी और डॉक्टर हिना गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जिसमें कि लिगामेंट की चोट, न्यूरोलॉजिकल स्थिति, पीठ दर्द, साइक्लिक फ्रोजन शोल्डर सर्जरी से पहले और बाद के रोगियों को परामर्श लिया जाएगा। बता दें कि डॉक्टरों ने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। हेलो, मैं डॉक्टर हिना हूँ। हमने ये कल कैंप लगा रहे हैं जम्मू फिजियो हब, जो फिजियो हब हमारा क्लिनिक है जो गांधीनगर में है। कल हम 11 से 3 ये कैंप लगाने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और बाकी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ वही आएंगे, बाकी भी आ सकते हैं। और ये अपनी जो जितनी भी फिजियो के रिगार्डिंग उनको प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी यहाँ पे आके हमारे साथ डिस्कस करेंगे और हम उनको सारा ट्रीट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति चौधरी महाजन, मैं यहाँ फिजियो हब क्लिनिक से। ये क्लिनिक हमारा गांधीनगर जस्टिस मेहरचंद चैरिटेबल हॉस्पिटल में सिचुएटेड है। कल हम यहाँ पे एक फ्री कैंप लगा रहे हैं फिजियोथेरेपी का, जो कि 11 से 3 होगा। तो मेरी पब्लिक से ये अपील है कि आप जितने लोग यहाँ इस कैंप का फ़ायदा ले सकते हैं तो प्लीज़ आइए और आके अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाइए। हम यहाँ पे हर किस्म के पेशेंट को देखेंगे, जैसे कि आजकल लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, घुटनों की दर्दें हैं, फ्रोजन शोल्डर है, स्लिप डिस्क है, टेनिस एल्बो है, मेनिस्कल इंजरीज है, ACL रिपेयर है, तो वो सब हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि सारे आइए। भारतीय सेना द्वारा जगमुला कुपवाड़ा में निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर जयपुर के भगवान विकलांग सहायता समिति के सहयोग से वहां पर किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में 250 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये शिविर स्थानीय ग्रामीणों के लिए था और लोगों ने कहा कि भारतीय सेना की एक अच्छी पहल है ताकि जो लोग इलाज नहीं करवा सकते वो इलाज मुफ्त में करवा सकें, क्योंकि इस शिविर में कई लोगों के जीवन में मुस्कान आ सकती है।
इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल लिम्फ कैप रखा है। तो मैं आपको बताते चलूँ, जब कभी इंसान एक्सीडेंट में उसकी जो टांग है वो कटती है, यानी आज यहाँ पर जो आर्टिफिशियल लिम्फ कैप रखा है, तो जिन लोगों की टांग नहीं है, जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, उनको यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। जिनकी टांग में, उनको यहाँ पर प्लास्टिक की जो टांगे वो दी जा रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, और जो NGO है जो राजस्थान से आई है, इनकी भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये यहाँ पर आया और ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, मतलब विकलांग पेशेंट होते हैं, हम उनके लिए डील करते हैं। जैसे कि पोलियो के कैलिपर्स होते हैं, AFO KFO वगैरह। और उसके अदर देन जैसे किसी पेशेंट का कोई वार में या एक्सीडेंट या कोई बीमारी की वजह से पाँव कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, तो उनके हम कृत्रिम हाथ पैर उपलब्ध करवाते हैं। कैंप ये अभी यहाँ पे तो कुपवाड़ा में ये 3 दिन का शिविर है। इसके अलावा हमारा कश्मीर में 4 जगह और शिविर है, अलग अलग जगह। जम्मू बस स्टैंड में स्थित बिल्डिंग की खस्तालत को लेकर लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जिससे कि जान माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि JDA की तरफ से भी बिल्डिंग पर बोर्ड लगाया गया है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जो सरासर गलत है। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की। मैं JDA डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ, जो आपको डेवलपमेंट के लिए बोला था, आपने तो बोर्ड लगा दिए, आपकी जब से सेव हो गए, मगर पब्लिक जो अंदर बैठी है, जहाँ कोई इनके दफ्तर है, जो कोई खाना है, जो भी है, इनका क्या, जो दुकानदार इधर बैठे हैं वो भी अनसेफ नहीं है। तो इसलिए बस है जो इसको बिल्डिंग को मरम्मत थोड़ी बहुत की जाए, जो लोग आ जाए, जब आपने करानी है, हमको कोई दवाई नहीं। दुकानदारों में JDA से यही अपील की जाती है कि इस बिल्डिंग का रखरखाव सही तरीके से किया जाए, साफ सफाई ध्यान रखा जाए। जो पाइपें ब्लॉकेज वगैरह है, नालियाँ वगैरह बंद है, उसका सही मेंटेनेंस की बुलाई जाए, जिससे कि ये बिल्डिंग बच सकती है। बाकायदा बोर्ड लगाने से हमारे जो दुकानदार भाई है उनको सबको परेशानी है। वो लोग सदमे में चले गए हैं कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तोड़नी है तो तोड़ो उसको, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो JDA ने जो बोर्ड लगाए हुए हैं कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिल्डिंग अनसेफ है तो जहाँ जो किराएदार हैं JDA पे, पहले उनके लिए सोचना चाहिए JDA को। यहाँ की हजारों लोगों की रोजी रोटी है इस बिल्डिंग के अंदर। पहले JDA DC साहब को ये सोचना चाहिए था कि इनको कहीं शिफ्ट किया जाए, जिन लोगों को जो किराएदार है इनको दूसरी जगह दी जाए रोजी रोटी कमाने के लिए, तो उसके बाद ये बिल्डिंग गिराए। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग दरबदर हो जाएंगे बेचारे। या तो इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए, नहीं रिपेयर की जाती इसको गिराओ, तो इनको जगह दी जाए, दूसरी जगह, ये अपना कारोबार कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ऐसे JDA ने तो अपना पल्ला झाड़ रही है, कल अगर कोई हादसा या मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए JDA ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ ली, मगर जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये कहाँ कारोबार करेंगे। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, JDA डिपार्टमेंट के आगे भी, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस वक्त, हमारे इस वक्त वही कि हम कुछ दिन पहले BC साहब के पास गए थे। हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये बिल्डिंग पुरानी है, जहाँ इसके पाइपें ब्लॉक हैं, ऊपर वृक्ष काफ़ी बड़े हुए हैं, और बिल्डिंग में काफ़ी दरारें आई हुई है, और गंद बहुत पड़ा हुआ है इसके छत पर भी। तो हमने BC साहब के आगे ये रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी बहुत इसकी सफाई हो जाए, और जो पाइपें ब्लॉक हैं उनको खोला जाए, थोड़ा मोटे छोटे मोटे जो काम होते रहें, ताकि ये बिल्डिंग जब तक नहीं गिरेगी तब तक ये बिल्डिंग सेफ रहे और हमारे दुकानदार भी सेफ रहे। तो BC साहब ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम छोटे मोटे जो काम होंगे वो करवा देंगे, मगर उन्होंने कुछ बात हमें ये भी बताई थी कि 1 साल के अंदर हम ये बिल्डिंग गिराने जा रहे हैं और नई कम्प्लेक्स यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब तक नहीं बनाते तब तक आप इसको थोड़ी रिपेयर करो, ताकि हमारे दुकानदार जो बैठे हैं, कम से कम हज़ारों यात्री बाहर से आते हैं, तो उनमें से किसी को कोई परेशानी ना आए। कल हमने ये देखा कि JDA वाले आए हैं तो वो बोर्ड लगा के गए हैं, ये बिल्डिंग अनसेफ है,
और हमने ये पढ़ा है इंग्लिश में कि कोई भी अगर कोई कल को कोई मिसहैपिंग होगी तो वो इसके जिम्मेदार वो खुद ही होंगे। तो मैं डिपार्टमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज ये है कि मेरा नाम राजन गुप्ता है, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड। आज ये है कि जो जेडीए ने बोर्ड लगाए हैं, जेडीए ने बोर्ड तो लगाए हैं मगर लोगों को अंग्रेजी में जो बोर्ड लगे हैं तो लोगों को पता चलता है, आने जाने वालों को पता चलता है। जहाँ पे बस स्टैंड में मैक्सिमम दुकानदार 8वीं 9वीं या 10वीं पास है लोग हैं यहाँ पे, हैं क्या वो बोर्ड पढ़ सकते हैं, बोर्ड को समझ सकते हैं? पहला नंबर। दूसरा नंबर, बिल्डिंग ये इतनी अनसेफ नहीं है कि बिल्कुल जर्जर की हालत है। सिर्फ डिपार्टमेंट की मेहरबानी से ये बिल्डिंग जर्जर की हालत में बना रही हैं। ये इनकी वजह से हो रही है बिल्डिंग जर्जर। देखिए बारिश का पानी जब छत के ऊपर आपके घर के ऊपर पानी के साथ का खड़ा हो जाता है तो आप उसको निकालते हो। जहाँ पे निकालने वाला कोई नहीं। डिपार्टमेंट के 5-7 बंदे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे ड्यूटी लगी है, मगर उनको जब भी बारिश का पानी होता है बाहर निकालना होता है, वो बिल्कुल नहीं, पानी वही का वही खड़ा रहता है। हमने जेडीए डिपार्टमेंट से थोड़े दिन पहले हम जुजवी सिटी की अध्यक्षता में हम डीसी साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, हमने भी यही बात रखी थी कि कम से कम बिल्डिंग की थोड़ी सी रिपेयर करवा दी जाए, प्रणाली खुलवा दिए जाए तो पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। और बिल्डिंग की जो प्लिंथ है उसके या जो पिलर हैं इतने स्ट्रांग है, बिल्डिंग 20 साल तक जाने वाली नहीं है। इसको सही हालत में रखो तो ये बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे कायम रहेगी। मगर ये है कि अब डिपार्टमेंट ने सोच लिया है इसको बिल्डिंग को हमने तोड़ना है, नया टाइप का बनाना है, वो ठीक है, अच्छी बात है, बनाओ। मगर यहाँ के अंदर जो दुकानदार हैं उनको पहले वहाँ पे इनकी रोजी रोटी का मसला है, इनको कहीं बसाया जाए, इनका रोजी रोटी का जो चल रहा है सिलसिला उनका चालू रखा जाए, फिर उसके बाद इसके बारे में सोचना चाहिए। और तो और इस बिल्डिंग में 2 गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, एक SRTC गवर्नमेंट का है और दूसरा पुलिस स्टेशन का है। वहाँ भी है, अभी उनकी भी कोई शिफ्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे ही डिपार्टमेंट वाले लोगों को ऐसे डरा रहे हैं जिससे दुकानदारों के अंदर, खासकर जो बस स्टैंड में दुकानदारी करते हैं उनके अंदर खौफ डालने के। साहसिक कार्य एक ऐसा पहलू है जिसके लिए उच्च स्तर की शारीरिक और मानसिक फिटनेस और मजबूती की आवश्यकता है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक साइक्लिंग अभियान की आयोजन बनाकर इसे शुरू करके 16 कोर के अधिकारियों और सैनिकों द्वारा उसी का सुंदर उदाहरण दिया गया। इस अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह युद्ध सेवा मंडल, विशिष्ट सेवा मंडल GOC व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में यूनिट के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल अंकित सिंगल के नेतृत्व में 16 कोर सिंगल रेजिमेंट के 2 अधिकारी, एक GOC और 12 सैनिक शामिल हैं। आप मुझे जानकारी दे देना, ठीक है? क्या डिटेल वगैरह, कितना उम्र, कैसे क्या कितनी पढ़ाई लिखाई वगैरह करती है, आप मुझे भी दे देना, ठीक है? विभिन्न जगहों, विभिन्न फॉर्मेशंस को हमने क्रॉस किया है, जहाँ पर हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए हैं। हम वीर नारीज और वॉर विडो से मिले हैं, उनकी समस्याओं को जाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 वीर नारी हैं और इनकी समस्या को हमने समझा है और इनकी समस्या को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इन्हीं 50 साल, ग्लोरियस 50 साल के लिए हम 2 वीर नारीज को फेलिसिटेट करेंगे। सबसे पहली वीर नारी हैं सरदारा बेगम जी, इनके हस्बैंड लांस नायक मलिक मोहम्मद इकबाल जो कि वीर चक्र हैं, इन्होंने कारगिल वॉर में शहादत दी। ये इस साल 16 कोर के 16वीं कोर के 50 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं उसी को मनाने हेतु ये एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लगभग 12 दिन में जितने भी हमारे 16 कोर के फॉर्मेशंस हैं, डिव ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं। जितनी भी हमारी माताएं हैं, वीर नारियां हैं, युद्ध नायक हैं और जो युवा और बच्चे हैं,
इन सभी से मिल रहे हैं और माताओं को और युद्ध नायकों को हम सम्मानित कर रहे हैं। जो बलिदान उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने दिया है, उसको सराह दें। ईआरओ लुलाब एजाज अहमद ने कुपवाड़ा के सोगाम में SSRER के क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें एजाज अहमद ने चल रहे कामों को देखा। वहीं SDM लुलाब ने SDM कार्यालय में लुलाब में 7 क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर लुलाब के क्षेत्रीय प्रमुखों को कम से कम समय में बीते मतदाताओं को नामांकन पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके रूप से इलेक्टोरल रोल का स्पेशल समरी रिवीजन अभी चल रहा है, जो 25 अक्टूबर तक चलता रहेगा। और इसका मुद्दा मकसद ये है, चूंकि ये 3 साल के बाद हो रहा है, 2019 के बाद हो रहा है, तो इसका मतलब ये मकसद ये है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स है, जो 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल की उम्र जिन्होंने हासिल की हुई है, तो उनके लिए ये एक मौका है कि वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में हमने पूरे अपनी मशीनरी को गेयर अप किया हुआ है। हमारे जो BLOs है वो फील्ड में अभी मौजूद है, और इसी तरह से हमने कुछ पैरेलल टीम्स भी बनाई हैं, जिनमें पटवारी साहिबान हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। वो भी हाउस होल्ड जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें एलिजिबल वोटर्स हैं, ताकि उनको इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश यही है, इसको एग्रेसिवली करने का और विग्रेसली करने का एक मकसद ही है, ताकि हर एक एलिजिबल वोटर इलेक्टोरल रोल में दर्ज हो सके, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स बहुत सारे ऐसे। तो इस सिलसिले में मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि वो देख लें अपने अपने घरों में कि जिन बच्चों ने 18 साल की उम्र पाई है, तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स दे दें कंसर्न BLO को, या जो अभी पैरेलल टीम्स हमने बना दिए हैं उनको भी दे सकते हैं, ताकि हम उनको इलेक्टोरल रोल में दर्ज करा सकते हैं। एग्जैक्टली माइग्रेंट्स के लिए, चूंकि गवर्नमेंट ने डिजिग्नेट, इलेक्शन डिपार्टमेंट ने डिजिग्नेट किए हैं कि EROs और AEROs को उधमपुर में और जम्मू में, तो वो अपने फॉर्म्स वहीं पे जमा करा सकते हैं, वहीं पे अपने आप को इलेक्टोरल रोल में जमा कर सकते हैं। तो इन द मीन टाइम हमारे BLOs भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं। अगर यहाँ पे भी वो हमारे यहाँ पे भी जो चाहेगा, वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देकर यहाँ पे भी हमको इनको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम जो माइग्रेंट कमिश्नर के पास कोई ऑफिसर है जिसको डेजिग्नेट किया गया है ERO और AERO, तो उधमपुर में भी और जम्मू में भी, वहां पे भी वो अपना वोट एग्जैक्टली। इनफैक्ट ECI ने एक टारगेट ड्रा किया है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स दिया, हमें टारगेट दिया है। हमने वो टारगेट हर एक BLO को दिया हुआ है कि टेंटेटिवली आपकी फिगर क्या हो सकती है एलिजिबल वोटर्स को, तो हम उस पर बड़े कारबंद हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, कोई भी एलिजिबल वोटर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नया अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।